नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। मैं सुधीर कुमार अग्रहरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, शासकीय दंतेश्वरी पीजी कॉलेज दंतेवाड़ा, बस्तर यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। कोरोना की इस महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को आप सभी लोग पालन कर रहे होंगे और पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इस महामारी से निकलने में हम लोग सफल होंगे। खैर, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने पास एक कॉपी और एक पेन रख लें, जिससे कि ज़रूरी बातों को आप वीडियो पॉज करके नोट करते चलें, जिससे आपके हाथ में एक नोट्स के रूप में चीज़ें उपलब्ध हो सकें, जो कि एग्ज़ाम के समय आपके रिवीजन के लिए काम आएगा। आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस 4th सेम के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 के आतंकवाद टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फोर्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, समकालीन मुद्दे। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण बात है कि आतंकवाद जैसे विषय को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन मुद्दे के विषय के रूप में या उसके एक अंग के रूप में चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि निश्चित बात है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आज आतंकवाद बहुत गहरे रूप में प्रभावित कर रही हैं और पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बनी हुई है। तो इस विषय के सब टॉपिक आतंकवाद पे आज हम चर्चा करेंगे। आतंकवाद को समझने के लिए इसको हम मोटे रूप में 4 उपखंडों में विभाजित करके समझेंगे। पहला उपखंड है कि आतंकवाद क्या है, आतंकवाद कहते किसे हैं। दूसरा उपखंड है कि आतंकवाद के कारण क्या हैं, आतंकवाद का जन्म कैसे हुआ, आतंकवाद कब हमारे लिए चुनौती बनना शुरू हुआ और आतंकवाद का मुख्य कारण क्या है। तीसरा है आतंकवाद के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि आतंकवाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आतंकवाद के भी कई रूप हैं। उसका साउथ अमेरिका में कुछ अलग रूप है, विकसित देशों में कुछ अलग रूप है, भारत जैसे देशों में उसका कुछ अलग रूप है। तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि आतंकवाद के प्रकार क्या हैं और कैसे इसको ये आतंकवाद अपनी प्रकृति को, अपने रूप को आते दिन प्रतिदिन बदल रहा है। और चौथा सबसे बड़ा कि आतंकवाद, इसका समाधान क्या है, इसका समाधान कैसे करना है। तो जहाँ तक आतंकवाद की परिभाषा का प्रश्न है, मुख्य रूप से आतंकवाद की परिभाषा के संबंध में कहा गया कि आतंकवाद कोई भी संगठन या कोई भी संस्था अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित रूप में हिंसा का प्रयोग करके निर्दोष नागरिकों की हत्या करके इस हत्या के प्रचार प्रसार करने का प्रयास करे, तो उसे आतंकवाद कहा गया। ठीक। यद्यपि आतंकवाद की सुस्पष्ट परिभाषा अभी तक नहीं बन पाई है। इसकी सुस्पष्ट परिभाषा नहीं बन पाई क्योंकि ये बहुत बहुआयामी है, बहुअर्थी है, बहुत सारे अर्थ अपने अंदर लिए है कि किसे हम आतंकवाद कहें, किसे हम उग्रवाद कहें, बहुत सारे इसके आयाम हैं। तो आतंकवाद के संदर्भ में यूएनओ ने भी अभी तक कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं बना के रखा है, लेकिन मोटा मोटा इस बात में सहमति हुई है, मोटे रूप में विटकॉफ के जैसे विचारकों ने कहा है कि आतंकवाद किसी संस्था या संगठन के द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का
हिंसा का व्यवस्थित रूप में प्रयोग करना, उद्देश्य के व्यवस्थित रूप में हिंसा का प्रयोग करके निर्दोष नागरिकों की हत्या करके करने का प्रयास करने को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। आतंकवाद का अभिप्राय किसी संगठन द्वारा, दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि आतंकवाद का अभिप्राय किसी संगठन द्वारा आम नागरिकों की हत्या करना, विमान अपहरण करना तथा सामूहिक नरसंहार माना जा सकता है, जिसका उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों में मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न करना है। आम लोगों में मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न करना है। ठीक है, तो आतंकवाद को कह सकते हैं कि एक प्रकार से ऐसे संस्था या संगठन जो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यापक रूप से नरसंहार, विमान अपहरण, मतलब जनसंहार जैसे कृत्यों में लिप्त हो, और उसका मुख्य उद्देश्य ये हो कि इससे जनता में एक मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न करना है और इसका कोशिश ये करना कि इसका दूर दूर तक प्रचार प्रसार हो। आप कई बार देखते होंगे कि कई सारे ISI जैसे संगठन जो मुख्यतः नए आतंकवादी संगठन हैं, वो हत्या करते हुए एक लाइव वीडियो डालते हैं, जिससे कि आम लोगों में एक भय उत्पन्न कर सके कि इनकी मान्यताओं को अगर दुनिया ने मान्यता नहीं दी तो लोग कैसे मारे जाएंगे। तो एक उनका उद्देश्य ये है। और जो हमारे संचार के साधनों जिस तरह से आज डेवलप हुए हैं, उसने इस आतंकवादी संगठनों के उद्देश्यों को और सफल किया है, क्योंकि उनको अपने इस प्रचार प्रसार के बहुत महत्वपूर्ण साधन मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब आता है दूसरा हिस्सा है इसके कि आतंकवाद के कारण क्या है। तो सबसे पहला इसका कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का आशय यह है, शीत युद्ध के विश्व के पश्चात शीत युद्धोत्तर विश्व में पाश्चात्य देशों ने भूमंडलीकरण के नाम पर विश्व में नव साम्राज्यवाद की स्थापना की। भूमंडलीकरण के नाम पर नव साम्राज्यवाद का आशय ये है कि पूरी दुनिया में आर्थिक पहलू जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गए, और इन आर्थिक पहलू का महत्वपूर्ण होने का आशय ये है कि जो विकसित देशों के बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, बड़े बड़े उद्योग घराने थे, उन्होंने विकासशील देशों में या अल्प विकसित देशों में वहाँ पे अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया। इसी को एक प्रकार दूसरे शब्दों में नव साम्राज्यवाद कहा गया कि अब आर्थिक कारकों के आधार पे विकासशील देशों का शोषण करना शुरू किया गया। इसे नव साम्राज्यवाद कहा गया। पश्चिमी देशों ने क्या किया कि विश्व की तकनीकी, पूंजी, वैश्विक संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। विश्व में संसाधनों का जो वितरण है, विश्व में जो भी संसाधन है वितरण है, अभी भी बहुत असमान है। आप कई सारी रिपोर्ट्स आती होंगे, देखते होंगे, और एक रिपोर्ट अभी आई थी जो कि कह रहा था कि जो दुनिया के अधिकांश संसाधन हैं, 90% संसाधनों पर विश्व के 3% लोगों का या 4% लोगों का मतलब नियंत्रण है। तो सोचिए कि एक बड़ा हिस्सा जो विश्व का है वो संसाधनों से वंचित है। तो कई लोगों ने कहा कि ऐसे वंचित लोग के अंदर कुंठा का जन्म होता है, और वो अपने उद्देश्यों, अपने इस कुंठा को दूर करने के लिए कई बार हिंसक रास्ते पे चले जाते हैं और हिंसा का सहारा लेते हैं। और इससे हो क्या रहा है दोस्तों कि समाज में क्या है कि विषमता बढ़ती जा रही है। जो नवउदारवाद, पूंजीवादी दुनिया को 1990 वैश्वीकरण के युग में प्रमुख मान्यता दी गई, उससे क्या हुआ कि समाज में एक विषमता बढ़ती गई। अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है, और इसलिए व्यक्ति और समूह हिंसात्मक गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं, क्योंकि उनके मन में कुंठा बढ़ती जा रही है। वो अपने ही देश में संसाधनों से वंचित हैं, उनको लगता है कि क्यों हमारे पास ये असमानता को दूर करने का उनको हिंसा एक मार्ग आसान लगता है। वर्तमान विश्व में जीवन स्तर में वृद्धि एवं शिक्षा में वृद्धि के साथ रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही है। आप ये बात ध्यान रखिए। जिस तरह से जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो रही, लोगों के पास पैसे, हर चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, और शिक्षा जिस तरह से लोग बढ़ रहा है, और लेकिन
शिक्षा के बावजूद भी रोज़गार नहीं बढ़ा। खासकर पश्चिम एशिया का जो हमारे मुल्क हैं, सीरिया, ईरान, इराक, इस तरह से ऐसे मुल्कों में आप देखोगे कि रोज़गार उनके बहुत संपन्न लोग हैं, लेकिन वहाँ के लोग को बेरोज़गारी है। वहाँ पे लोगों के मतलब संसाधन चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। तो ऐसे में भी लोगों के अंदर एक कुंठा जन्म ले रही है। ऐसे में भी एक समाज में असंतोष का बढ़ावा बढ़ रहा है। फ्रेंच फैनॉन एक विचारक हैं। उनके शब्दों में उन्होंने कहा, शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध तब तक संघर्ष जारी रहेगा, शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक पश्चिमी विश्व तथा शेष विश्व के मध्य आर्थिक एवं शक्ति का असंतुलन बना रहेगा। उनके कहने का आशय ये है कि विश्व में विकसित और विकासशील देशों के मध्य आर्थिक एवं शक्ति संतुलन में असमानता आ गई है, और ये असमानता ही संघर्ष को बढ़ावा देती है। ये असमानता ही लोगों में हिंसक होने के लिए प्रकार से प्रेरित करती है। ठीक है, इसलिए कुछ विचारकों ने, कई लोगों ने अतिशयोक्ति में कहा कि जो 11 सितंबर 2001 का अमेरिका पर हमला हुआ, वाशिंगटन डीसी और पेंटागन पर, जो कि अमेरिका के बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र हुआ, जैसे कि कह सकते हैं कि जो वहाँ से अमेरिका की बहुत सारे आर्थिक बड़े बड़े क्या बोलते हैं कंपनियों के वहाँ पे ऑफिस हुआ करते थे। वहाँ से एक पेंटागन है जो कि वहाँ का डिफेंस का पूरा डिफेंस के सारे सेक्टर के वहाँ पे ऑफिसेस हैं, और वाशिंगटन डीसी जो कि क्या बोलते हैं कि वहाँ के आर्थिक बहुत सारे बड़ी बड़ी आर्थिक नीतियों से संबंधित वहाँ पे ऑफिसेस हैं। तो कहा गया कि 11 सितंबर 2001 का जो हमला था अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, और आपको बता दूं कि अमेरिका के 11 सितंबर 2001 में अलकायदा के संगठन ने एक विमान का अपहरण करके इन दोनों इमारतों पे जाके क्रैश कर दिया था। उस दोनों इमारत जो है धराशायी हो गई थी। तो कई लोगों ने कहा कि ये पूंजीवाद के प्रतीक पर आक्रमण है। दरअसल ये पूंजीवाद के प्रतीक पर आक्रमण माना। उसके बाद एक विचारक हुए एंड्रू जैक्सन। मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो आतंकवाद के संबंध में जितने भी मैं कारण बताऊँगा, कोई भी एक कारण आपको ये मत सोचिएगा ये पूरी तरीके से यही एक कारण है, क्योंकि आतंकवाद के पैदा होने में कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है, बल्कि जितने भी मैं कारण बताऊंगा सभी की भूमिका जो है थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आतंकवाद को जन्म देने में कारक है। जिसमें से एक कारक है कि आर्थिक कारक कैसे आतंकवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एंड्रू जैक्सन के विचारक हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित पहले ज़्यादातर लोग गरीब देशों से संबंधित थे। इन्होंने इस विचार के जो था उसको कह सकते हो कि काउंटर किया कि जो 2001 के पहले जो भी आतंकवादी गतिविधियां होती थी उसमें गरीब देश ज़्यादा संबंधित थे, परंतु 2005 में लंदन में हुए बम विस्फोट के अत्यधिक शिक्षित लोग संलिप्त पाए गए। इसलिए आज के आतंकवादी केवल फ़िलिस्तीन से भागे लोग नहीं हैं और न ही केवल अफ़गानी मुजाहिदीन हैं, बल्कि समकालीन युग में अत्यधिक बेहतर शैक्षिक पृष्ठभूमि के लोग इन घटनाओं में से संबंधित हैं। मतलब कि अब ये कहना कि केवल आर्थिक कारक ही आतंकवाद की गतिविधियों में बढ़ावा दे रहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि एंड्रू जैक्सन ने कि आजकल शिक्षित लोग और समाज के जो संपन्न वर्ग के लोग हैं वो भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। और लंदन के बम विस्फोट में दोस्तों सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि इंजीनियर्स ग्रुप और जो समाज के कह सकते हो कि संपन्न सब लोग हैं जिनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो। तो इस जो आर्थिक कारक था, कहा यह गया कि ये अधूरी संकल्पना है, बल्कि आतंकवाद के पैदा होने में और सारे पहलू भी शामिल हैं। ठीक है, तो पहला कारक आर्थिक कारक हो गया। दूसरा कारक है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक का कहने का मतलब है भूमंडलीकरण के युग में विश्व में जो है पश्चिमी दुनिया की संस्कृति का बोलबाला होने लगा। आपको पता है कि किस तरह से पूरी दुनिया में पश्चिमी संस्कृति का लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसका दुष्परिणाम ये हुआ दोस्तों
कि जो भी एशियाई देश जैसे थे, जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ थे, उनको अपने संस्कृति पर उस संस्कृति का एक प्रकार से इस हमले के रूप में इसे देखा गया। और उन्होंने इस जितने भी वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण है, इसको कहा कि ये पश्चिमीकरण है। दरअसल ये हमारे समाज को पश्चिमीकरण बनाया जा रहा है और हमको अपने संस्कृति को जीवित रखने के लिए इसका विरोध करना होगा। और उन्होंने जितने भी पश्चिमी प्रतीक हैं, जितने भी पश्चिमी कल्चर्स हैं, जिसमें पश्चिमी संस्कृति है, उसका विरोध करने का बेड़ा उठाया। और आपको पता है कि जितने भी आप ISI संगठन या अलकायदा जैसे संगठन हैं, ISI खासकर जो अभी एक नया संगठन है सीरिया में जिसका जन्म हुआ, अबू बकर नामक व्यक्ति शायद उसका वो है मुखिया, उसने कहा कि इस्लामिक ब्रदरहुड की स्थापना करेंगे, पूरे इस्लामिक देशों को मिला के एक संगठन बनाएंगे और इस्लाम की मान्यताओं को पूरी दुनिया में हम क्या बोलते हैं लागू कराने का प्रयास करेंगे। शरीयत के अनुसार शरीयत के अनुसार चीज़ें चलेंगी। शरीयत मतलब जो भी कुरान में जो बातें कही गई हैं उसके अनुसार दुनिया को संचालित करने का प्रयास करें। तो कहा गया कि ये एक प्रकार से दो सभ्यताओं का टकराव है, दो सभ्यताओं के मध्य संघर्ष है। एक तरफ ईसाइयत थी, एक तरफ इस्लाम था। तो इन दोनों के मध्य इसको संघर्ष के रूप में देखा गया और इसमें भूमंडलीकरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ठीक है, कुछ सुविधा और इन्होंने अपने मूल्यों की रक्षा के लिए कई सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुना, क्योंकि उनको मानना था कि ये जो पश्चिम की पंथ निरपेक्षता की कॉन्सेप्ट है ये बकवास है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष जैसी चीज़ें कुछ नहीं होती और ना हो सकती हैं, बल्कि इस्लाम के अनुसार राष्ट्रों का, कुरान के अनुसार राष्ट्रों का संचालन होगा। जो कुरान में बातें कही गई, जो शरीयत की बातें होंगी, वो उसके अनुसार इस्लाम के राष्ट्रों को चलना होगा। ये पंथ निरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है मूल, ये पश्चिमी मान्यता है और इसको हम अपने देशों में, इस्लामिक राष्ट्रों में लागू करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसीलिए वर्तमान विश्व में कई जगह आपको देखोगे कि धार्मिक और निर्जातीय संघर्ष विद्यमान है, क्योंकि लोगों को इस वैश्वीकरण से ये अपनी पहचान खोने का संकट दिखने लग गया। क्योंकि आप ये देखोगे कि लोगों के खान पान में जो अमेरिका में खाया जा रहा है वही आज श्रीलंका भी खा रहा है, वही सीरिया में भी चल रहा है। जो उनका पहनावा ओढ़ावा है पूरी दुनिया में उस पहनावा ओढ़ावा, तो पश्चिमीकरण पूरी दुनिया का हो रहा है। और इससे लोगों में जो कह सकते हैं कि अपने कल्चर से जुड़े लोग थे, उनको अपने कल्चर को बचाने का एक प्रकार से उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का सहारा लिया कि हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बचाएंगे। और सैमुअल हंटिंगटन जैसे विचारकों ने उन्हें एक किताब लिखी, सैमुअल हंटिंगटन ने, कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और उन्हें कहा कि सभ्यताओं के मध्य संघर्ष होगा, और उन्होंने एक तरफ इस्लाम को रखा और एक तरफ ईसाइयत को रखा। उन्होंने एक भविष्यवाणी की, आने वाले विश्व में राष्ट्र राज्यों के मध्य संघर्ष नहीं बल्कि सभ्यताओं के मध्य संघर्ष होंगे, और यह संघर्ष मूलतः इस्लाम और ईसाइयत के मध्य होगा। ठीक है, तो सभ्यताओं के संघर्ष की मान्यता तार्किक नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस्लामी विश्व में भी अनेक विभाजन हैं। इस्लाम भी कोई राष्ट्र शियाओं से मान्यताओं से, शिया की मान्यताओं से संचालित है, कोई राष्ट्र सुन्नी की मान्यता से संचालित है। और इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है कि ईसाइयत और इस्लाम की लड़ाई है, क्योंकि कई सारी जगहों पे आप देखोगे कि पाकिस्तान में भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान में भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो इसको किस कैटेगरी में शामिल करोगे आप? तो ये तो कोई बात नहीं है, या इस मान्यता में ये नहीं कह सकते, पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसको मान्यता नहीं दिया जा सकता है पूरी तरीके से। और खाड़ी युद्ध के बाद पश्चिमी देशों अमेरिका के बढ़ते प्रभुत्व से अत्यधिक चिंतित है। पश्चिम एशियाई देश खासकर अमेरिका के बढ़ते प्रभुत्व से बहुत चिंतित हैं। पूर्वी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक एक्सिस ऑफ एविल एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एक्सिस ऑफ एविल कुछ राष्ट्रों को, और कुछ राष्ट्रों बीमार राज्य, इसमें उन्होंने ईरान, इराक, उत्तर कोरिया, सीरिया जैसे देशों को शामिल किया, क्योंकि ये कहा कि दुष्ट राज्यों का एक समूह है, इनको जब तक इनको नहीं ख़त्म करेंगे तब तक। और ख़ास बात ये देखिए, सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं, सारे जगहों पे इस्लाम को फॉलोअर लोग हैं और इस्लाम को मान्यता देने वाले लोग हैं।
और उनका ये मानना था बुश साहब का कि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इनका क्या है कि जो इनके पास ये दुनिया को आगे आके इन राष्ट्रों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको पता है कि उन्होंने इराक़ पे हमला किया जॉर्ज सद्दाम हुसैन के विरुद्ध कि सद्दाम हुसैन जैविक हथियार नरसंहार हथियारों का इकट्ठा कर रहा है और ये हथियार जो है पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा के लिए खतरा है। तीसरा एक दोस्तों कारण है आतंकवाद को जन्म पैदा होने में, धार्मिक कारण। 11 सितंबर 2001 के बाद आतंकवाद को नव आतंकवाद या उत्तर आधुनिक आतंकवाद की संज्ञा भी दी जाती है। 11 सितंबर 2001 बताया कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी और पेंटागन पे हमला हुआ। इसे इस्लामी आतंकवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इसे इस्लामी आतंकवाद भी कहा जाता है। मुसलमानों की विश्व के प्रति प्रतिक्रिया का परिणाम है। लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों की विश्व के प्रति जो प्रतिक्रिया है उसी का परिणाम है। इसके अनुसार मुसलमानों का विश्वव्यापी शोषण हो रहा है। ओसामा बिन लादेन ने एक वीडियो संदेश में कहा था कि जो लोग कुरान में विश्वास नहीं करते, कुरान की व्याख्या को स्वीकार नहीं करते, वे इस्लामी संस्कृति के पतन के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, और भूमंडलीकरण के युग में विश्व के मुसलमानों के समक्ष बहुत सारे संकट उत्पन्न किए हैं। भूमंडलीकरण ने विश्व के मुसलमानों के समक्ष बहुत सारे चुनौती उत्पन्न किए हैं। और मैं मुख्यतः वही जो मैंने बताया कि जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी सभ्यता है, उसको खतरा उत्पन्न हो गया है इस्लाम के। क्योंकि इस्लाम एक इस्लामिक मान्यता ये है कि वो सबसे पहले इस्लाम को किसी भी चीज़ को कानून और कुरान के अनुसार वो मतलब हर चीज़ें को लागू करने का प्रयास करते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी मान्यता है और उनके अनुसार जीने का प्रयास करते हैं। और माना ये जाता है कि जो लोग कुरान के अनुसार जीवन जिएंगे वही शुद्ध हैं और बाकी लोग क्या दुनिया भर के उनके मुहाजिर हैं या फिर अशुद्ध लोग हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से ये कहा गया कि ये जो वैश्वीकरण है या भूमंडलीकरण है, ये जो पंथ निरपेक्षता की बात कर रहा है कि धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, धर्म से कोई मतलब न रखे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना है। राष्ट्र राज्य में इस्लाम की मान्यताओं को लागू करवाने का प्रयास करेंगे, कुरान की मान्यताओं को लागू करवाने का प्रयास करेंगे। और हुआ है कि जो भी राष्ट्र राज्य कुरान की मान्यताओं से नहीं चलता, उनको ये दर्जा कहा गया कि ये पश्चिमी राष्ट्रों के पिछलग्गू हैं, पश्चिमी राष्ट्रों के पिछलग्गू हैं। अपनी आत्मा की शुद्धता एवं समुदाय की रक्षा हेतु उनको मानना है कि बलिदान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अपनी आत्मा की शुद्धता एवं समुदाय की सुरक्षा के लिए बलिदान बहुत ज़रूरी है, इसलिए आत्मघाती दस्ते तैयार किए जा रहे हैं। जो बलिदान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी आत्मा की शुद्धता की रक्षा करने के लिए क्या है, बलिदान बहुत ज़रूरी है। यही प्रेरणा जो है आतंकवाद की गतिविधियों को प्रेरित करने के लिए, यही जो प्रेरणा है आतंकवाद की गतिविधियों में शामिल होने के लिए लोगों को मोटिवेट करती हैं कि आप के लिए महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जीवन का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि ऐसे जीवन का जिसमें कि आप अशुद्धता से जिए, आपकी आत्मा का आपकी आत्मा किसी दूसरे पश्चिमी राष्ट्रों के पिछलग्गू हो जाए, तो आप बलिदान करने के लिए तैयार हों। और यही बलिदान की जो कॉन्सेप्ट है लोगों में क्या है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। आप कई बार देखोगे इनको माइंड वॉश कर दिया जाता है कि कोई भी उनको वीडियो दिखा के कि यहाँ देखो हमारे इस्लाम देशों में कैसे हो रहा है, मुसलमानों के साथ कैसे अत्याचार हो रहे हैं पूरी दुनिया में, ये सब वीडियो दिखा के लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप लोग इसका बदला लेना है, अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए आगे आना है। ठीक है, तो ये है 2-3 मुख्यतः कारण कि आतंकवाद के। पहला कारण है आर्थिक कारण कि विश्व में किस तरह आर्थिक असमानता ने जन्म लिया और विश्व में कैसे इस असमानता की खाई की वजह से असमानता ने लोगों के में सामाजिक विषमता पैदा किया और ये विषमता लोगों की कुंठा
के से क्या है, लोगों ने हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का प्रयास है। दूसरा है सांस्कृतिक और तीसरा है धार्मिक है। दोनों एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए हैं, फिर भी एक प्रकार से कैटेगराइज करने से चीज़ें थोड़ा सा स्पष्ट हो जाती हैं। अब तीसरा खंड में हम देखेंगे आतंकवाद के प्रकार कितने हैं। आतंकवाद के प्रकार की हैं प्रकार, क्योंकि सारे आतंकवाद को एक ही कैटेगरी में शामिल करके आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि उद्देश्य अलग अलग है, कार्य करने की शैली अलग अलग है। तो उसको थोड़ा सा कैटेगराइज करने से क्या होगा कि चीज़ें को समाधान करने में, इसका मुख्यतः कैटेगराइज करने का मुख्य उद्देश्य है कि इसके समाधान करने का प्रयास जो हम करेंगे उसमें थोड़ा सा हमको सुविधा होगी। अब अमेरिका के जो आतंकवादी कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ, उस जो वो तरीका है, और जो भारत में आतंकवादी का जो, दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं, तो दोनों को एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते हम, ठीक है। तो इसीलिए आतंकवाद की को 2-3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला आतंकवाद का श्रेणी है राज्य प्रायोजित आतंकवाद, राज्य प्रायोजित आतंकवाद। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तीसरा है सीमा पार आतंकवाद, ठीक है। चौथा है नार्को आतंकवाद, नार्को अभी बताऊंगा एक एक चीज़ को। चौथा है नार्को आतंकवाद। और एक आजकल साइबर आतंकवाद एक नया कॉन्सेप्ट आया है, साइबर हमले किए जा रहे हैं राष्ट्र राज्यों पर। एक और है कि जैविक आतंकवाद, जैविक राष्ट्र राज्यों में जैविक हथियारों का किस तरह क्या बोलते हैं, किसी भी जैविक हथियारों का सहारा लिया जा रहा है आतंक लोगों का, ठीक है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद का असर है कि प्रत्येक राज्य अपनी विदेश नीति के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार विश्व के अनेक राज्य आतंकवाद प्रायोजित करते हैं। विश्व के, अमेरिका जो विदेश मंत्रालय है उसके अनुसार कि विश्व के अनेक देश जो हैं राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद करते हैं। मतलब आतंकवाद को स्टेट का, राज्य का जो है मदद की जाती है। आतंकवादी गतिविधियों को स्टेट के द्वारा मदद की जाती है। मतलब कुल मिला के कि राष्ट्र राज्य अपने विदेश नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं, या उनको संरक्षण देती हैं, या उनको अपने यहाँ अपने ज़मीन का इस्तेमाल करने देती हैं, ताकि उनके राष्ट्रीय हितों को, जैसे कि उदाहरण के लिए कहा जाए कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो है डायरेक्ट वार करने की स्थिति में नहीं है कि डायरेक्ट भारत से युद्ध कर सके, इसलिए वो अपने यहाँ आतंकवादियों को बढ़ावा देती है, आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ावा देती है, ताकि वो भारत से छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वार, डायरेक्ट वार न करके इस तरह से भारत में आतंकवादी हमलों का, जैसे कि अभी 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में हमला हुआ है, हमारे 40 सीआरपीएफ जवान को शहीद हो गए, उसमें उरी पे हमला हुआ। ऐसे बहुत सारे हमले भारत पे पाकिस्तान द्वारा हमेशा अलकायदा संगठन, पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद संगठन है, लश्कर तैयबा है, जो पाकिस्तान में खुल के वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ का जैसे मोहम्मद, अजहर महमूद जैसे लोग जो पाकिस्तान में खुल के रहते हैं, और उनको स्टेट का पूरे स्टेट के उनके द्वारा पूरी मदद की जाती है। तो ऐसे आतंकवादी गतिविधियाँ जो राज्य द्वारा प्रायोजित होती हैं, ठीक है। राज्य जिसको फंडिंग करती है, राज्य उनको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती हैं, उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो अमेरिका विदेश मंत्रालय के अनुसार कुछ बहुत सारे राज्य जो हैं जो कि राज्य द्वारा प्रायोजित हैं, ठीक है, राज्यों के, जिससे वे अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को पूर्ण कर सके। ऐसे राज्य जो हैं जो राज्य को आतंकवाद प्रायोजित करते हैं, वो अपने विदेश नीतियों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं।